प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के हमारे अतीत का अध्याय नंबर 6। सबसे पहले इसका प्रश्न है, लेसन का नाम है नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। अर्थात इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में किस तरह के नगर थे, वे व्यापारी नगर थे या मंदिर नगर थे। प्राचीन काल में हमारे भारत में दो तरह के नगर पाए जाते थे, व्यापारी नगर और मंदिर नगर। मंदिर नगर वे नगर होते थे जो किसी मंदिर के आसपास विकसित होते थे, और व्यापारी नगर वे नगर होते थे जो व्यापार की दृष्टि से बसाए जाते थे। तो इस तरह इस लेसन में हम नगरों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले अभ्यास का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5, आपके विचार से मंदिरों के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? भाई, जैसे कि आपको लेसन में बताया था, मंदिर के आसपास सबसे पहले किस स्थान पर मंदिर नगर किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ पर सबसे पहले किसी मंदिर का निर्माण किया गया हो और फिर धीरे धीरे उसके आसपास नगर विकसित हो गया हो। नगर विकसित कैसे होता है? माँ किसी मंदिर के चारों, जैसे मंदिर में काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे मंदिर को सजाने वाले हैं, मंदिर की देखभाल करने वाले हैं, उन व्यक्तियों ने मंदिर के आसपास रहना शुरू कर दिया और उन्होंने वहीं पर अपने व्यापार वगैरह स्थापित कर लिए। जैसे बाहर से व्यक्ति मंदिरों को दर्शन के लिए आते थे, तो वे उनके जो दूर दूर से आते थे उनके रुकने के लिए स्थान वगैरह का निर्माण भी करना आवश्यकता था। तो इसलिए धीरे धीरे जो व्यापार है मंदिरों के आसपास विकसित होता चला गया, उसने एक पूरे नगर का रूप ले लिया। प्रश्न नंबर 5, आपके विचार से मंदिर के आसपास नगर क्यों विकसित हुए? उत्तर, निम्नलिखित कारणों से मंदिर के आसपास नगर या शहर विकसित हुए। नंबर 1, मंदिर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र थे। अर्थात जो मंदिर होते थे, लोगों के सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में लोगों का समाज में जो लोग हैं वो भगवान में विश्वास करते हैं और भगवान के पूजा के लिए मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए सामाजिक तौर पर लोगों की मंदिरों में काफ़ी आस्था होती थी। इसलिए मंदिरों के आसपास अनेक शिल्पीजन होते हैं जो मंदिर के संबंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और व्यापारी भी होते हैं जो मंदिर से संबंधित वस्तुओं को बेचने का काम करते हैं। व्यापारी के बस जाने से नगरों का विकास हुआ, अर्थात मंदिर से संबंधित वस्तुओं को बेचने और बनाने वाले मंदिर के आसपास ही बसने शुरू हो गए। नंबर 2, मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती संख्या के कारण व्यापार बढ़ने लगा और नगरों का विकास भी बढ़ता चला गया। नंबर 3, मंदिरों में बहुत सारे पर्यटक वे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे स्थानों से आते दर्शन के लिए आते हैं। इन पर्यटकों की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए मंदिरों के आसपास अनेक निर्माण, जैसे धर्मशाला वगैरह या होटल वगैरह इस तरह की, या प्रसाद वगैरह या मूर्तियों के लिए बहुत से दुकानों का निर्माण किया गया। नंबर 4, तीर्थस्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। उत्तर प्रदेश में वृंदावन, तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई इसी प्रकार के उदाहरण हैं जो पहले मंदिर बने और उस मंदिर के बाद वहाँ पर आसपास नगर विकसित हो गए। प्रश्न नंबर 6, मंदिरों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए शिल्पीजन वे व्यक्ति होते हैं जो मंदिरों को बनाने या किसी तरह की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मंदिर के निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए शिल्पीजन की भूमिका का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1, विश्वकर्मा समुदाय जो राजमिस्त्री वगैरह होते हैं उनको विश्वकर्मा समुदाय कहा जाता है, जो विभिन्न प्रकार की इमारतें या कोई वस्तु का निर्माण करते हैं। विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहा, राजमिस्त्री, बढ़ई आदि शामिल ने बड़े बड़े राजमहल, भवन, तालाब और जलाशयों का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 2, इस वर्ग के लोगों ने मंदिरों की साज सजावट को सजाने और मीनाकारी सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 3, सैलियार और कैकलौर ये दक्षिण भारत के बुनकर थे जो कपड़ा बुनने का काम करते थे, जो बाद में अमीर बन गए थे, और अमीर बनने के बाद उन्होंने भगवान का धन्यवाद करने के लिए मंदिरों में भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। नंबर 4, शिल्पी अपना अतिरिक्त जो मजदूर वगैरह या काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके पास जो पैसा बच जाता था तो मंदिरों के पैसे अपना जो बचा हुआ पैसा वो जमा करवा देते थे। मतलब जो मंदिर है वो एक तरह से बैंक का काम भी करते थे, जिसको वे आवश्यकता पड़ने पर वापस भी ले लेते थे, और यदि उन्हें अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती थी तो वे मंदिर से ब्याज पर उधार ले सकते थे। प्रश्न नंबर 7, लोग दूर दूर के देशों से सूरत क्यों आते थे?
दूर दूर के देशों प्रदेशों से लोग सूत लाने के लिए कारण सूत एक प्रसिद्ध बंदरगाह होने के कारण बंदरगाह वह स्थान होता है जहाँ पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं और व्यापार के लिए सामान वगैरह उतारते और लादते हैं। होने के कारण पश्चिमी देशों होने वाले व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। नंबर 2, सूरत एक सर्वदेशीय मतलब सभी देशों से आने वाले लोग यहाँ पर रहते थे। सर्वदेशीय नगर था, सभी जाति और धर्म के लोग यहाँ पर रहते थे। नंबर 3, यहाँ पर विभिन्न विदेशी कंपनियों के कारखाने और माल गोदाम भी बनाए गए थे। यह थोक और फुटकर कीमतों पर सूती कपड़ा बेचने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर आने वाले सभी लोगों के रहने के लिए विश्राम गृह भी बनाए गए थे। यह शहर भव्य भवनों और असंख्य मनोरंजक स्थलों से भी भरपूर था। एक बार फिर बताते हैं लोग दूर दूर के प्रदेशों से सूरत में क्यों आते थे। नंबर 1, सूरत एक प्रसिद्ध बंदरगाह होने के कारण पश्चिमी देशों से होने वाले व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया था। नंबर 2, सूरत एक सर्वदेशीय नगर था, यहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। नंबर 3, यहाँ पर विभिन्न विदेशी कंपनियों के कारखाने और माल गोदाम स्थापित थे। नंबर 4, यह थोक फुटकर कीमतों पर सूती कपड़ा बेचने का प्रमुख केंद्र था। नंबर 5, यहाँ पर आने वाले सभी लोगों के रहने के लिए विश्राम गृह बना रखे थे। नंबर 6, यह शहर भव्य भवनों और असंख्य मनोरंजक स्थलों से भरपूर था। प्रश्न नंबर 8, कलकत्ता जैसे नगरों में शिल्प उत्पादन तंजावुर जैसे नगरों के शिल्प उत्पादन से कैसे भिन्न था। नंबर 18 शताब्दी में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जैसे अनेक नगर उदय हुआ। इन नगरों का शिल्प उत्पादन अर्थात मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, प्राचीन समय में भारत में 2 तरह के नगर पाए जाते थे। एक होते थे मंदिर नगर और एक होता था व्यापारिक नगर। मंदिर नगर वह स्थान होता था जहाँ पर मंदिर के आसपास नगर बसा हो। तो मंदिर नगर में जो शिल्पीजन है, कारीगर है, वे उसी प्रकार की वस्तुएं बनाते थे जिनका प्रयोग मंदिर में या मंदिर से संबंधित हो। और व्यापारी नगर में जो कारीगर थे वो जो वस्तु बनाते थे वो सिर्फ बेचने के लिए ही बनाई जाती थी। नंबर 1, तंजावुर के शिल्पीजन अपनी स्वतंत्रता के आधार पर शिल्पों का सृजन निर्माण करते थे। मतलब जो मंदिर नगर के कारीगर थे वे अपनी मर्जी से वस्तुओं का निर्माण करते थे। जबकि कलकत्ता के शिल्पी जो कारीगर थे यूरोपीय एजेंटों से, यूरोप के देशों के जो एजेंट होते थे उनसे एडवांस में पैसा लेते थे, तो उनके लिए वस्तु का निर्माण करना कंपलसरी या ज़रूरी हो जाता था। जबकि जो तंजावुर के कारीगर थे वो अपनी मर्जी से वस्तु का निर्माण करते थे। नंबर 2, तंजावुर एक मंदिर नगर था, इसलिए यहाँ पर धातु की मूर्तियाँ, धातु के दीपदान, मंदिरों के घंटे, मूर्तियाँ और पहनाए जाने वाले गहने आदि बनाए जाते थे। जबकि जो कलकत्ता एक व्यापारिक नगर था इसलिए वहाँ पर सूती कपड़ा, रेशमी कपड़े, जूट से बनी हुई वस्तुएं ही बनाई जाती थी। आगे है प्रश्न नंबर 10, सौदागरों को किन किन समस्याओं का प्राचीन काल में सौदागरों को या व्यापारियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपके विचार से क्या वैसी कुछ समस्या आज भी बनी हुई है। बिल्कुल भाई, सौदागरों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता था। सौदागरों को कच्चा माल खरीदने या तैयार माल बेचने के लिए दूर दूर की यात्राओं पर जाना पड़ता था। नंबर 2, सौदागरों को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए व्यापारिक संघ भी बनाने पड़ते थे। और नंबर 3, सौदागरों को विभिन्न प्रकार के कर या टैक्स भी राजाओं को देने पड़ते थे। नंबर 4, सौदागरों को अपनी व्यापार की यात्राओं के दौरान अनेक जोखिम या खतरों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उन्हें कई बार नदियों, नालों और जंगलों को पार करना पड़ता था। तो इसलिए उन्हें उनके सामान का नदियों में डूबने या जंगलों में डाकुओं के द्वारा लूटने का खतरा भी होता था। तो आज वर्तमान में उनको क्या किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में सौदागरों के सामने निम्नलिखित समस्याएं हैं। नंबर 1, सौदागरों को आज भी बहुत सारे कर सरकार को देने पड़ते हैं। नंबर 2, सौदागरों को इस समय भी अनेक व्यापारिक संघों का सदस्य बनना पड़ता है। नंबर 3, कई भ्रष्ट अधिकारियों के शोषण का शिकार होना पड़ता है। दिन प्रतिदिन की हड़ताल और बंद के कारण उन्हें बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। आगे है प्रश्न नंबर लघुत्तरात्मक का प्रश्न नंबर 2, तंजावुर के राजेश्वर मंदिर दानव मंदिर की आय के साधन में प्राचीन काल में मंदिरों को पैसा कहाँ से मिलता था। नंबर 1, राजा लोग विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति को दिखाने के लिए मंदिर बनवाते थे। वे इन मंदिरों को भूमि और धन दान में देते थे, जिससे मंदिरों के कामकाज चलते थे। नंबर 2, मंदिरों के दर्शनार्थी मतलब मंदिर में जो लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते थे वे भी भारी दान दक्षिणा देते थे। नंबर 3, मंदिरों के आसपास रहने वाले शिल्पीजन अपने फालतू धन का मतलब होता है भी जो कारीगर हैं वो अपने खर्च
घर में पैसा खर्च करने के पश्चात जो पैसा उनके पास बच जाता था उस पैसे को वो मंदिर के पुजारियों के पास जमा करवा देते थे और आवश्यकता पड़ने पर वापस भी ले लेते थे। आगे है प्रश्न नंबर 4, आज से 1000 साल पहले भारतीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन करें। आज से 1000 साल पहले भारतीय व्यापार की विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी, ईसाई व्यापारी आकर बस गए थे। नंबर 2, लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले, कपड़े इटली के व्यापारियों के द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे आगे यूरोप के बाज़ारों में उन्हें बेच देते थे। नंबर 3, भारतीय सूती कपड़ा बहुत ही बढ़िया किस्म का बनाया जाता था जिससे आकर्षित होकर यूरोप के व्यापारी भारत में आए थे, जैसे अंग्रेज। आगे है चोल कालीन से मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती थी। वे चोल कालीन से मूर्तियाँ बनाने का तरीका क्या था। सबसे पहले क्या करते थे कारीगर, मोम की एक मूर्ति बनाते थे। चोल कालीन से मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इसमें सबसे पहले मोम की एक मूर्ति बनाई जाती थी। मोम की मूर्ति के ऊपर चिकनी मिट्टी से लीप कर उसे सूखने के लिए छोड़ दे। उसके चारों तरफ, मोम की मूर्ति के चारों तरफ चिकनी मिट्टी को लपेट कर या लीप कर धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तब उसे गर्म किया जाता था तथा उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर छिद्र के रास्ते सारा मोम, पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते, दोबारा बताते हैं आपको, भी सबसे लुप्त मोम तक जो चोल कालीन कांस्य मूर्तियाँ हैं वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस तकनीक में सबसे पहले मोम की एक मूर्ति बनाई जाती थी। मोम की मूर्ति के ऊपर चिकनी मिट्टी को लपेट कर या लीप कर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह मिट्टी सूख जाती थी तो उस मिट्टी के आवरण में छोटा सुराख या छेद करके उसे आग में रख दिया जाता था। आग में डालने के कारण उसके अंदर जो मोम की मूर्ति थी वो पिघल जाती थी और उसे मोम बाहर निकाल लिया जाता था और उसी छेद के द्वारा पिघली हुई धातु को, जिस भी धातु से हमें मूर्ति बनानी होती थी, उस पिघली हुई धातु को उस छेद में या उस मिट्टी के आवरण में डाल दिया जाता था और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह धातु ठंडी हो जाती थी, ठोस हो जाती थी, तब उस मिट्टी को उस मूर्ति के ऊपर से साफ कर दिया जाता था और साफ करके उसे चमका दिया जाता था। जब धातु ठंडी होकर ठोस जाती थी तब चिकनी मिट्टी के आवरण को, उस चिकनी मिट्टी को सावधानी से हटा लिया जाता था तब उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमकाया जाता था। प्रश्न नंबर 7, दक्षिण भारत में लोगों की महत्ता का वर्णन करें। दक्षिण भारत में लोगों के सांस्कृतिक व आर्थिक जीवन में मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान था। मंदिर बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षा, उपचार, आतिथ्य तथा रोजगार प्रदान करते थे। प्रत्येक मंदिर के साथ एक मठ जुड़ा हुआ होता था जो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, मतलब मुफ्त में भोजन, कपड़े और निवास की व्यवस्था करता था। इन मंदिरों के प्रांगण में मेले और त्यौहार आदि लगाए जाते थे तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता था। एक बार फिर बताते हैं दक्षिण भारत में मंदिरों का क्या महत्व था। उत्तर, दक्षिण भारत में लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में मंदिरों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। मंदिर बड़ी संख्या में लोग शिक्षा, उपचार, आतिथ्य, रोजगार प्रदान करते थे। प्रत्येक मंदिर के साथ एक मठ जुड़ा होता था जो बच्चों को फ्री में शिक्षा, भोजन, कपड़े और रहने की व्यवस्था देता था। इन मंदिरों के आंगन में मेले और त्यौहार आदि का प्रायोजन किया जाता था। इस प्रकार आपका लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।